इन 3 कारणों से टूटेगा विपक्षी एकता का सपना। बीजेपी ने अभी से ही तैयार कर लिया है 5 सूत्री प्लान। 8 दिन बाद नीतीश करेंगे विपक्ष को एकजुट। कांग्रेस केजरीवाल के बीच हो सकती है डील, पलटेगी बाजी। 5 राज्य, 5 नेता और 5 पर प्लान है शाह का फोकस। कर्नाटक हारने के बाद अब इन राज्यों से है बड़ी उम्मीद। 23 जून को नीतीश कुमार पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन उस बैठक से पहले बीजेपी ने कितना बड़ा प्लान तैयार किया है, ये जानकर बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ जाएंगे। पटना वाली बैठक से ठीक एक हफ्ते 14 जून को जेपी नड्डा ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी, जिसमें 2024 चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। और अब खबर है कि अमित शाह का फोकस 5 राज्य, 5 नेता और 5 प्लान पर है, जबकि पार्टी के बाकी नेताओं को अलग जिम्मेदारी मिलने वाली है। प्लान नंबर 1, जिस बिहार में नीतीश बैठक बुला रहे हैं, वहां अमित शाह बीते कुछ समय में 4 बार दौरा कर चुके हैं। चिराग पासवान और मुकेश साहनी जैसे नाराज नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने भी अब इस्तीफा दे दिया है और आसार हैं कि बीजेपी 2024 चुनाव के लिए इनके सहारे वहां जमीन मजबूत करेगी। प्लान नंबर 2, कर्नाटक में हार के बाद अगला फोकस तमिलनाडु में है। अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर जाकर 2G, 3G और 4G का अलग मतलब समझाते हैं। कहते हैं कि मारन परिवार 2 पीढ़ी से भ्रष्टाचार कर रहा है, इसीलिए वो 2G है। करुणानिधि परिवार 3 पीढ़ी से कर रहा है और गांधी परिवार 4 पीढ़ी से कर रहा है। मतलब जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी को मात दी, वही मुद्दा उठाकर बीजेपी तमिलनाडु में कांग्रेस को चुनौती देगी। प्लान नंबर 3, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की पकड़ पहले की तुलना में मजबूत हुई है। बीजेपी के पूर्व सहयोगी रहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी फिर से एनडीए में आने को बेकरार है। यहां पार्टी कार्यकारिणी की बैठक भी हुई थी, जिसका मतलब साफ था कि अगला मिशन तेलंगाना है। प्लान नंबर 4, पंजाब में अकाली दल के साथ दोस्ती फिर से हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर जैसे पुराने सहयोगियों से भी नजदीकी बढ़ रही है, जिससे साफ पता चलता है कि इस बार एक सीट पर पार्टी खास ध्यान देने वाली है। प्लान नंबर 5, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां प्रियंका गांधी जोर शोर से लगी हैं। यहां फोकस शाह से ज्यादा मोदी का है और बीजेपी की प्लानिंग यही होगी कि लोकसभा चुनाव में इन 2 राज्यों से ज्यादा सीटें जीती जाएं। ये वो 5 प्लान हैं जिसके दम पर बीजेपी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा पार्टी ये बात भी जानती है कि विपक्षी एकता की कोशिश करने वाले नेताओं के सामने 3 बड़ी कमजोरियां खड़ी हैं, जिनका जवाब तलाशना उनके लिए सबसे मुश्किल भरा काम होने वाला है। शायद इसीलिए 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से कई बार ऐसी कोशिश हुई और हर कोशिश फेल हो गई। पहली कमजोरी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल, पंजाब और तेलंगाना में जो पार्टियां हैं, वो लोकसभा चुनाव में साथ आने को तैयार हैं, पर विधानसभा चुनाव में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। ऐसे में समझौते की शर्तें उलझी हुई हैं। दूसरी कमजोरी, कई विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो विपक्षी एकता की बैठक में शामिल नहीं होना चाहती। इसमें बीजेड, वाईएसआर, कांग्रेस और बीआरएसएस जैसी पार्टियां हैं जो न बीजेपी के साथ हैं न विपक्ष के साथ। तीसरी कमजोरी, मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ये अब तक नहीं तय हो सका है। नीतीश इनकार करते रहे हैं, ममता तैयार नहीं है, राहुल के चेहरे पर बात बनेगी नहीं, केजरीवाल खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, पर सहमति बनेगी ये कहा नहीं जा सकता। केजरीवाल की पार्टी ये जानती है कि 2024 चुनाव में अगर कुछ नहीं किया तो फ्री वाली सियासत का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए आपके सौरभ भारद्वाज अभी से कांग्रेस को ये ऑफर देने लगे हैं कि आप पंजाब, दिल्ली में चुनाव मत लड़िए, हम एमपी, राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये डील हुई तो फायदा बीजेपी को मिला, तो फिर कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए विपक्षी एकता कितनी हद तक मजबूत होगी ये कहना मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मोदी के सामने सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ें तो दशकों पुराना इतिहास दोहरा सकती हैं, या 2024 में बीजेपी झंडा गाड़ेगी? कमेंट करके बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।